हुआ ये कि तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, गौरी को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद गौरी माफी मांग लेता है। गौरी ने कहा भाई गलती हो गई, आइंदा के बाद ऐसी गलती मेरे से नहीं होगी, एक बार छोड़ दो, तुम कहोगे वैसे कर लूंगा मैं। तो उसको छोड़ दिया। उसको जब छोड़ा तो मंत्रियों ने मना किया पृथ्वीराज को, भाई क्यों छोड़ रहा है इसको, पकड़ के जेल में डालो या मार मूर दो यार इसको, वरना लगातार अटैक करते रहते हैं। पृथ्वीराज ने कहा कि नहीं भाई, भारतीय संस्कृति कहती है कि दुश्मन यदि माफी मांग ले तो उसको मारना नहीं चाहिए, दुश्मन की सेना भाग रही हो तो उस पर आक्रमण करना नहीं चाहिए। ये अपनी भारतीय संस्कृति के गुण है। और तुम कह रहे हो बार बार अटैक करते हैं तो अगली बार वापस आएंगे तो वापस लड़ लेंगे, तुम्हें लड़ने से डर थोड़ी लगता है कोई। तो मंत्रियों ने कहा भाई ठीक है, छोड़ दिया। वो तराइन से थोड़ा पीछे जाता, पीछे जाके बैठ जाता। मंत्रियों ने वापस पृथ्वीराज को, हमने कहा था कि नहीं जाएगा यहां से, वापस मैसेज किया भाई तू यहीं क्यों बैठा है। तो उसने कहा एक्चुअली उस दिन जब आपने मुझे पकड़ा था तो मैं डर के मारी पूरी बात बता नहीं पाया। गजनी का राजा मैं नहीं हूं, गजनी का राजा मेरा भाई है, और मेरे भाई को इस बात का पता चल गया कि मैं आपसे हार गया, तो मेरा भाई छुरा तैयार करके बैठा है, जाते ही मारेगा मेरे को, इसलिए थोड़े दिन मेरे को यहां बैठने दो, तब तक बात थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर मैं चला जाऊंगा और मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो ठीक है बैठा रहा। पर फिर भी इनको लगा क्या पता आगे आ जाए, तो ये अपनी सेना लेके सामने बैठ गए। पर वाकई साल भर, देखो 1191 1192 बीच में साल भर का टाइम है, साल भर तक गौरी ने कुछ ही नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा। इस समय में गौरी एक तो अपनी सेना तैयार करता रहा और एक पृथ्वीराज के बारे में जासूसी करवाता रहा कि भाई कितने लोग हैं, कौन लड़ रहा है यहां पे, कौन नहीं लड़ रहा। अच्छा, जब साल भर तक गौरी ने कुछ ही नहीं किया तो पृथ्वीराज निश्चिंत हो गए, उनको लगा ठीक है यार बैठा ही है ये। पर पृथ्वीराज की पड़ोसियों से नहीं बनती, गुजरात वालों से नहीं बनती, महोबा से नहीं बनती, कन्नौज से नहीं बनती, तो उसने अपने सेनापति हटाने शुरू किए। किसी सेनापति का तू गुजरात देख ले, तू महोबा देख ले, तू कन्नौज देख ले, कि इधर से ये गौरी आ जाएगा, कि यार गौरी नहीं आएगा, और आएगा तो मैं बैठा हूं, तुम उधर वाली बाउंड्री देख लो सारी की सारी। इसलिए सेना कम होने लग गई। एक दिन कम सेना थी, पृथ्वीराज कोई फंक्शन था उनके, वो रात को पार्टी वार्टी करके लेट सोए थे। गौरी को ये सब बातें पता थी कि इसकी सेना कम है, ये रात को लेट सोए हैं, पार्टी वार्टी करके सोए हैं। वो सुबह 5 बजे के आसपास आक्रमण करता है, जब सारे सोए हुए थे, सोए हुए को मार मूड़ देता है। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं है, विश्वासघात है। इनको जब तक पता चलता है कि अपने पे आक्रमण हो गया, ये उठ के लड़ने की कोशिश भी करते हैं, पर तब इनकी पार पड़ी नहीं। मतलब लक्ष्मीधर तो कहता है युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, और हसन निजामी कहता है कि नहीं कुछ दिनों तक अधीन शासन किया, फिर उसने बगावत की, इस बार हमने उसको पकड़ के मार दिया। एक तीसरी बात कहता है चंद्रबरदाई। कौन कहता है? चंद्रबरदाई की वो कहता है कि नहीं पृथ्वीराज को यहां से पकड़ा और पकड़ के गजनी ले गए। कहां ले गए? गजनी ले गए उसको पकड़ के, और गजनी ले जाने के बाद में उसकी आंखें निकाल के उसे जेल में बंद कर दिया, अंधा करके उसको जेल में डाल दिया। चंद्रबरदाई कहता है कि पृथ्वीराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं पीछे पीछे गया और मैंने जाके और गौरी को कहा कि यार गौरी ये क्या किया, हमारे राजा की आंखें निकाल ली तुम। और गौरी ने कहा भाई ये हमारी तुर्कों की संस्कृति यही है कि दुश्मन को पकड़ लेने के बाद में अंधा करके जेल में डाल दो और बाद में मार दो, अभी तो हम इसको मारेंगे। चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने गौरी को कहा कि भले ही तूने इसकी आंखें निकाल लियो और अब तेरी जेल में तू मारे तो मारे, क्या कर सकते हो उसमें, पर यार हमारे राजा के पास में एक अद्वितीय योग्यता है। क्या है? कि हमारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। क्या चलाना जानता है? वो आवाज पे तीर चला सकता है। गौरी ने कहा मैं मिला सुबह से मजाक के लिए, जिस व्यक्ति की आंखें नहीं हो, जिस व्यक्ति को दिखता नहीं हो, व्यक्ति तीर कैसे चला देगा। और चंद्रबरदाई कहता है कि भाई हमारे तो ये भारत की पुरानी परंपरा रही है, भगवान राम के पिताजी थे महाराज दशरथ, शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। सरयू नदी बहती अयोध्या के पास में, रोज रात को सरयू जी के पास में जाके बैठ जाते, और सरयू में जैसे कोई जानवर पानी पीने के लिए आता, जैसे ही वो अपना सरयू में मुंह डालता, छपाक की आवाज आती और महाराज दशरथ उसका शिकार कर लिया करते, आवाज पे तीर चला दिया करते। दुर्योग से एक दिन वहां पर श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाते हुए रुका हुआ था। अंधे माता पिता को रात को प्यास लगी, वो पानी लेने के लिए आया, जैसे उसने पानी का बर्तन सरयू जी में डाला, महाराज दशरथ को छपाक की आवाज आई, उन्हें लगा कोई पशु है, उन्होंने तीर चलाया, श्रवण कुमार को मार दिया। मनुष्य की चित्कार सुनकर वो भागकर पास में गए, जाकर देखा एक युवक पड़ा पड़ा छटपटा रहा है। उन्होंने पूछा जाके एक नवयुवक कौन हो तुम? उसने कहा कि अब इतना पूछने का समय नहीं है, मेरे अंधे माता पिता प्यास से मर रहे हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज राजा ने उनको जाकर पानी पिला दीजिए। महाराज दशरथ गए श्रवण कुमार के माता पिता के पास, जाकर उनको कहा सॉरी मेरी गलती से आपके बेटे की मृत्यु हुई है, मैं आपको अपने पास रखूंगा, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं आपको तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। और अंधे माता पिता ने दशरथ को कहा कि महाराज दशरथ अब हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, लेकिन हम तुम्हें श्राप देते हैं, जिस प्रकार आज हम तड़प तड़प के पुत्र वियोग में मरेंगे, एक दिन तुम इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। प्रकृति का चक्र घुमा, महारानी कैकेयी को कभी तो वरदान दिए गए थे,
महारानी कैकेयी ने उन दो वरदान मांगे कि भरत को दिया जाए राजतिलक और राम जी को दिया जाए वनवास। और जब राम जी वनवास पधारे तो दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जैसे श्रवण कुमार के अंधे माता। चंद्रबरदाई ने कहा कि गोरी, यदि हमारे शब्द भेदी बाण नहीं होते तो रामायण ही नहीं होती। क्यों दशरथ को श्राप लगे, क्यों राम जी वनवास जाए, क्यों सीता जी का हरण हो, क्यों राम जी लंका जाए, क्यों रावण को मारे ना। हमारे तो पूरा स्टोरी उस पे है, उस एक शब्द भेदी बाण पे चल रहा है। और गौरी ने कहा कि यदि वास्तव में तुम्हारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। अगले दिन भाई साहब सुल्तान को एक सिंहासन पर बिठाया गया, सामने एक घंटी लगाई गई, पृथ्वीराज को पोडियम पे खड़ा किया गया कि जैसे ही वहां घंटी पे टन की आवाज आए पृथ्वीराज तीर चला देगा वहां पे। चंद्रबरदाई कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज अपने कोई घंटी पे तीर चलाना नहीं है, तेरे राइट साइड में थोड़ा दूर गोरी बैठा है, सल्टा दे आज। पृथ्वीराज ने मेरे से पूछा कि मुझे ये नहीं पता गोरी कितनी दूर बैठा है, जब तक दूरी पता नहीं चलेगी तीर कितना खींचूं। उसने कहा वो मैं बताता हूं, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान और मत चुके चौवाण। 4 बांस, बांस होते बांस, 4 बांस लगा दिए जाए, 24 गज, गज समझते हो, 24 गज अंगुलष्ट और 8 अंगुलियां, इतनी दूरी पे बैठा है। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान, उतनी दूरी पे कौन बैठा है? मत चुके चौवाण, कि चौहान चूक मत जाना। और चंद्रबरदाई कहता है कि चौहान चूका नहीं, उसने तीर चलाया, तीर चला के गोरी को मार दिया। गोरी के सैनिक जब पृथ्वीराज को मारते उससे पहले हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को मार के सुसाइड कर ली। तो ये कहानी सुनाई किसने? चंद्रबरदाई तो वहां पे मारा गया, तो ये बात बताता कौन है फिर? तो हम हालांकि इसका तो आंसर देते हैं कि चंद्रबरदाई का बेटा था जलहण, क्या नाम था, वो इस कहानी को कंप्लीट करता है। फिर भी है ना, इस कहानी में कई भयंकर लोचे हैं। एक तो यह है कि पृथ्वीराज रासो जिस किताब की हम बात करते हैं, उस किताब की पहली जानकारी राज प्रशस्ति में मिलती है। कब मिलती है? महाराणा राज सिंह जब राज प्रशस्ति 25 पत्थरों पर संस्कृत भाषा में लिखवा रहे थे, तब उन्होंने अपने कुछ दूत आसपास के राज्यों में भेजे कि जाओ राजस्थान की बाकी जगह की हिस्ट्री लेके आओ ताकि मेवाड़ की हिस्ट्री पता चले। अजमेर की हिस्ट्री में भी तो मेवाड़ आएगा, कहीं सिरोही की हिस्ट्री में भी मेवाड़ आएगा। मेवाड़ का राजा लड़ा होगा, कोई शादी करने के लिए गया होगा, वहां का राजा शादी करने आया होगा, किसी युद्ध में साथ में आया होगा। तो जब एक दूत अजमेर आया तो कोई एक बंदा उनको मिला और उसने कहा कि मैं चंद्रबरदाई का वंशज हूं और मेरे पास चंद्रबरदाई की बुक पड़ी है, पृथ्वीराज रासो। कौन से पृथ्वीराज रासो? उस पृथ्वीराज वाली की। हाँ, इससे पहले घटना है 1192 की, राज प्रशस्ति है 1676 की, बीच में टाइम है 500 साल का। इस बीच के 500 साल में इस किताब की जानकारी नहीं है। तो क्या पता ये वही पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखा था या बाद में किसी ने लिख दिया। फिर इस किताब की खूब सारी बातें बाकी किताबों से मैच नहीं करती। सारी किताबें कहती है कि पृथ्वीराज का ननिहाल त्रिपुरी के राजा अचलराज कलचुरी के था। ये एक सिंगल किताब है जो कहती है कि उसका ननिहाल दिल्ली का अलंगपाल तोमर के था। बाकी कोई किताब स्वयंगिता वाली किसी घटना की तरफ इशारा नहीं करती है। एकमात्र यह किताब स्वयंगिता वाली बातों को इस प्रकार से बताती है। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि चित्तौड़ की तरफ से लड़ने के लिए समर सिंह आया था, जबकि समर सिंह पृथ्वीराज चौहान के 100 साल बाद हुआ है। और इस युद्ध में लड़ने के लिए चित्तौड़ की तरफ से सामंत सिंह आया था। हमने पढ़ा था जो डूंगरपुर का था, तराइन के दूसरे युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, पढ़ते हम। तो इसकी कई किताबों में गड़बड़ झाले हैं। इस किताब की भाषा जो है वो 1192 के आसपास की नहीं है। ये किताब बाद में किसी ने लिखी है, तो हो सकता है उसकी कुछ बातें सच्ची हो, कुछ बातें सच्ची नहीं। तो फिर क्या है उसकी मृत्यु का सच? संभवतः ऐसा हुआ होगा कि या तो यहां युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, उसकी डेड बॉडी को यहां से वहां ले जाके दफनाया, और ऐसा किया करते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, ले जाके उधर दफना देते। या ऐसा भी हुआ होगा वो घायल हुआ होगा, पकड़ के लेके गए होंगे युद्ध के अंदर, बाद में वहां जाके मरा होगा तो वहां जाके दफनाया होगा। ऐसा भी हो सकता है जिंदा गिरफ्तार करके लेके गए हो, वहां ले जाके मारा हो, फिर वहां पे दफनाया। ऐसे खूब सारे किंतु परंतु हो सकते हैं, पर इतिहास को पीछे जाके देखा नहीं जा सकता, तो उन किंतु परंतु के भी कोई जवाब नहीं। पर हमारे सामने सवाल दूसरे हैं। इतना बड़ा राजा जो उत्तर भारत में कब्जा करके बैठा था, हार कैसे गया इस युद्ध के अंदर?